1008 से नेमिनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। प्रोक्रास्टिनेशन, टालम टोल, उसी विषय को थोड़ा सा और अच्छे से आगे बढ़ा लेते हैं। अभी तक हमने समझने की कोशिश की टालम टोल की स्थिति व्यक्ति के मन में क्यों पैदा होती है, क्यों वह अपने उन कार्यों को टालते चला जाता है। जिन कारणों को हमने समझा, पहला वो प्रमाद का भाव, आलस्य। वो आलस्य की भावना इस कारण उसके मन में पैदा होती है चूंकि इंटरेस्ट कम होता है अथवा इंटरेस्ट नहीं होता है। इंटरेस्ट नहीं होने पर व्यक्ति मजबूरी में कार्य करता है, और जब जब हम कोई भी एक्टिविटी मजबूरी में करेंगे, हम उसे टालने की कोशिश करते चले जाते हैं, क्योंकि मजबूरी में की जाने वाली क्रियाएं कभी हमारे लिए आनंद को पैदा नहीं करती हैं। जिस कार्य करने में हमें आनंद पैदा होता है, अच्छा लगता है, जिसे हम एंजॉय करते हैं, उसे हम कभी नहीं टालते, बल्कि प्रायोरिटी लिस्ट में हम उसे टॉप पोजीशन में रख लेते हैं। तो आप देखें, आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप रैंक देते हैं, और कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो एवरेज रैंक आपकी दृष्टि में पाती हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं बिलो एवरेज, अर्थात जब सब कुछ कर लोगे एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, अब सोचते हैं अपन उससे भी निपटा लें। ऐसे ही होता है ना। तो सबसे बड़ा कारण जो निकल करके आता है हमारे इंटरेस्ट का अभाव। एक दूसरा कारण भी आता है इसके बाद, जब फोर्सफुली हमें करना पड़ता है, कोई हमें दबाव बना करके कार्य करवाता है, अंदर से भाव नहीं है, चाह नहीं रहे हैं, लेकिन क्या करें, अब वो बड़ा है, बड़ी पोजीशन में है, बॉस है, उसने डेडलाइन इशू कर दी है, इस डेडलाइन तक फिनिश करना है। जो प्रोजेक्ट आपकी लाइकिंग का नहीं रहता है, फिर उसे आप मन मार करके करते हैं। और बहुत सारे लोग अधिकांश कार्य अपने जीवन में मन मार करके करते हैं, चाहे वह धर्म के हों, चाहे आपकी फैमिली के हों, है ना। अब बच्चे वीकेंड में बोलते हैं पार्टी करने चलो, होटल चलो, मूवी चलो, तो आप क्या कर लेते हो, एक्सक्यूज ढूंढने लगते हो। पहले तो एक्सक्यूज ढूंढने की कोशिश करते हैं, बेटा वो मूवी अच्छी नहीं है, लास्ट वीक तो गए थे अपन। अब बच्चे की लाइकिंग कुछ अलग है, अब आपकी लाइकिंग अलग है, आप वो पसंद नहीं करते हैं, अथवा वो जिस रेस्टोरेंट में जाना चाहता है आप वो लाइक नहीं करते हैं। वो अपनी एज के अनुसार खेलना चाहता है, पार्क में जाना चाहता है, घूमना जाना चाहता है, अब आप इस एज में हैं, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो आप तुरंत टालने की कोशिश करते हो। होता है, फैमिली में बहुत बार होता होगा, पार्टनर के साथ शायद बहुत ज्यादा होता होगा। होता है,
डिमांड्स बहुत बढ़ जाती है। हो सकता है जेन्युइन रीज़न हो आपका, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ना हो, इस कारण भी टालने की कोशिश करते होंगे। ओवर एक्सपेंडिचर हो रहा है, इस कारण आपको लगता है। देखा देखी हो रहा है, सोसाइटी को देख करके हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो आप टालने की कोशिश करते हैं। ये टालना तो बहुत अच्छा होता है। ये प्रोक्रास्टिनेशन बहुत अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं खराब ही होता है। जब उसका रिजल्ट, जब उसका आउटपुट सही ना हो, तो उस केस में तो टालना ही चाहिए। भले ही आपके फैमिली मेंबर्स की डिमांड कर रहे हों, बच्चों की हर इच्छाओं को आप पूरी नहीं करते कभी भी, और करना भी नहीं चाहिए। बच्चा कह सकता है कि पापा तो हमेशा टालते ही रहते हैं, हाँ नेक्स्ट वीक आप उसे लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं छोटा सा, ऐसे होता है। कुछ तो भी पकड़ा देते हो उसे, और वो उसी में उलझ करके रह जाता है। फिर ऑल ऑफ सडन उसे याद आता है, अरे मैंने तो कुछ और डिमांड किया था, मुझे कुछ और ही मिल गया। ऐसा होता है। ये अच्छा टालने वाला कार्य माना जाता है। अपन ने यह भी समझने की कोशिश की, वो इंटरेस्ट क्यों नहीं पैदा होता, तो उसका इंपॉर्टेंस हमें पता नहीं है, अथवा उसकी वैल्यू हम नहीं जानते। क्योंकि हमारा इंटरेस्ट वैल्यू ज्ञात होने के पश्चात न केवल डेवलप होता है, बल्कि बढ़ता भी है। बिल्कुल बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है ना। जिन एक्टिविटीज को आप पहले लाइक नहीं करते थे, कुछ समय के पश्चात आपको अच्छी लगने लगती है। रेगुलर यदि करने लगे तो उसमें भी व्यक्ति रमने लगता है। ये कुछ कारण थे। इसके अलावा और भी कारण हमने समझने की कोशिश की। फियर ऑफ फेल्यूर, डर। अभी सामना करने की हिम्मत नहीं है। जानते हैं करना चाहिए, खासकर जब असाइनमेंट सबमिट करना हो, उस डेट में उसे देना हो। आप क्या करते हो? कौन से एक्सक्यूजेस को खोज करके लेकर के आते हो? कुछ ना कुछ तो खोजते हो। कई बार ऐसा भी होता है, आप सोचते हो कि नहीं अच्छे से करना है, टाइमली करना है, और आप बिगिन भी कर देते हो। थोड़े दिन के पश्चात आपका जो टेम्पो है डाउन होने लगता है। जब शुरुआत कोई भी कार्य की होती है, उस समय तो उत्साह उमंग बहुत रहती है, व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक रहता है। थोड़ा काम कंप्लीट होता है, उसके बाद उसकी एनर्जी डाउन होने लगती है। हो जाता है, कई बार होता है। हमें पता है कार्य बहुत अच्छा है, उसका इंपॉर्टेंस हमें पता है, इंटरेस्ट भी है हमारा, अब ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों होता है? लैक ऑफ मोटिवेशन। थोड़े समय के पश्चात हमारा मोटिवेशन जो है कमजोर पड़ने लगता है। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, डेडिकेट भी होते हैं, उसकी वैल्यू भी समझते हैं, टाइम टेबल भी बनाते हैं, प्लानिंग भी करते हैं, शुरुआत भी हो जाता सब कुछ कार्य 50% चलने के बाद रफ्तार एकदम ढीली हो जाती है, अर्थात बैटरी जो है डिस्चार्ज होने लगती है। जो पहले मोटिवेशन मिल रहा था, वो मोटिवेशन नहीं मिलता। होता है ना ऐसा, खासकर धर्म के क्षेत्र में भी होता है। जब आप किसी गुरु के पास जाते हो, गुरु की बात को सुनते हो,
आपका उत्साह एकदम बढ़ने लगता है, जोश पैदा हो जाता है। नहीं, अब मुझे अपने आप को बदलना है, अब मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये नियम लूँगा, वो नियम लूँगा, बहुत अच्छे से करूँगा। और भावुकता में आकर आप नियम भी ले लेते हैं। प्रवचन सुना आपने, किसी ने आपको मोटिवेट किया, अब एकदम भर गए। जो उत्साह शुरू में होता है वह उत्साह धीरे धीरे डल पड़ने लगता है। प्राय सबके साथ होता है। जब तक वो गुरु की सन्निधि रहती है, उनकी निकटता रहती है, तब तक उत्साह बना रहता है। थोड़े समय के पश्चात अब मन कहता है थोड़ा सा बहुत हो गया। होता है, ऐसा नहीं होता? धर्म के क्षेत्र में होता है ना, कईयों के साथ होता है। शास्त्रों में भी यही लिखा है, हम लोगों के भी लिखा है। जो विशुद्धि साधु की दीक्षा लेते समय होती है वो अल्टीमेट होती है। उसके बाद वैसी विशुद्धि हमेशा मेंटेन नहीं रहती, फिर थोड़ा सा डाउनफॉल आता है। फिर वो अपने आप को रिचार्ज करता है, वो साधक, फिर वो अपवर्ड मूवमेंट में बढ़ना शुरू करता है। सत्य है, बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो चीज़ अभी तक नहीं मिली थी जैसे ही मिलती है व्यक्ति उसमें एकदम डूब जाता है, और थोड़े समय के पश्चात वो उससे बोर होने लगता है। होता है। सोचो, जब आपका सपना था कि गाड़ी होना चाहिए, अच्छी सी कार होना चाहिए, हमेशा आप सोचते थे कार होना चाहिए, प्लानिंग करते थे कब आएगी, कैसे आएगी, सेविंग कर करके आपने कार उठा ली। 4 दिन बाद क्या होता है? क्या होता है? वो 4 नहीं रहता। तो मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, जब तक नहीं मिलता उसके पीछे भागता है, और मिलने के पश्चात उससे पीछे भागता है। पहले उसके पीछे भागता है, फिर उससे पीछे भागता है, फिर किसी और के पीछे भागने लगता है। होता है ना? मानसिकता बिल्कुल ऐसी है। आपने जो जो भी सपने देखे थे, आपके सपने जब तक पूरे नहीं, आप उसके पीछे भाग रहे थे, और पूरे होने के पश्चात आप उससे पीछे भागने लगते हैं। थोड़ा सा रिवर्स गियर लगता है, और वो रिवर्स गियर रिवर्स नहीं होता है, वो एक नया डायरेक्शन तलाश करता है, नए टारगेट को अचीव करने के लिए भागने के लिए प्लानिंग करता है, कोशिश करता है। तो एकदम से एक लीनियर हम नहीं चल पाते। तो एक स्टेज ऐसी आती है जब व्यक्ति सब कुछ जानता है, अभी तक अपने समझ रहे थे कि अपने पास ज्ञान नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, मोटिवेशन नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, उसकी वैल्यूशन हमें पता नहीं है, इस कारण हम नहीं कर रहे हैं, टालते चले जा रहे हैं। हम उस केस की बात कर रहे हैं जब सब कुछ समझते हुए भी हम टालम टोल करने लगते हैं। यह स्थिति तब निर्मित होती है जब हम थोड़े से थकने से लगते हैं, अथवा वह एक्टिविटी एक रूटीन में आने लगती है। जो जो हमारे रूटीन में आने लगता है उसमें हमारी विशुद्धि घटने लगती है। ये नियम है संसार, बिल्कुल। वो विशुद्धि, वो परिणाम, वो एनर्जी, वो उत्साह नहीं रहता है। यदि हम ऐसा फील करने लगे कि अब बैटरी डाउन होने लगी है, तो हमें कुछ रिचार्ज करने की आवश्यकता है। तो लैक ऑफ मोटिवेशन भी, अथवा घटता हुआ मोटिवेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो व्यक्ति टालने सा लगता है। होता है? रियलाइज किया नहीं कि अभी आपने? नेचर ऐसा। एक वो परिस्थिति होती है जब बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। आपको मिल गया टास्क, लेकिन है बहुत डिफिकल्ट, आपकी क्षमता से बड़ा है। कई बार न चाहते हुए मिल जाता है, परिस्थिति ऐसी निर्मित हो जाती है, करना पड़ता है, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। आपकी कैपेबिलिटी है ही नहीं उतनी, और आपको दे दिया गया, साइन कर दिया गया। खासकर ऑफिस में होता होगा। कई बार आप ऐसे प्रोजेक्ट में डाल दिए जाते हैं
आपका टैलेंट उस फील्ड में है ही नहीं, तो फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं? एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा ना। ये बहुत डिफिकल्ट है, तो नए सिरे से सीखने के लिए तैयार होना बड़ा आसान नहीं होता। तो यह भी एक कारण है। एक कारण और भी है, ओवर कॉन्फिडेंस। जब व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है अपने टैलेंट पर, तब भी उसकी आदत टालने की हो जाती है। वो स्टूडेंट्स जब समझने लगते हैं कि जब 3 मंथ 6 मंथ्स का कोर्स मैं 1 वीक में कर लेता हूं और अच्छे परसेंटेज ला लेता हूं, क्यों दिमाग खराब करूं 6 महीने के लिए? लास्ट ईयर ही मैं ऐसे ही गया था, मैंने कभी पढ़ाई की ही नहीं। लास्ट मंथ में मैंने स्टडी शुरू की और अच्छी सी पढ़ाई की। फिर टैलेंट तो रहता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं पूरी साल तक पढ़ाई करते ही नहीं है, लास्ट मोमेंट में ही करते और अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं। जब एक आध बार व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो उसे ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है। क्यों समय दिया जाए इतना, क्यों समय खपाया जाए, आराम से कर लेंगे ना। एक स्टोरी आपने पढ़ी होगी, खरगोश और कछुए वाली। हाँ, सबसे पहली कहानी वही पढ़ाई जाती है स्कूल में। क्लास 1 में सबसे पहले स्टोरी पढ़ाई जाती है, तो शायद सबने पढ़ी होगी स्कूल लेवल में, कोई नहीं छूटता ना। कछुए और खरगोश की रेस। क्या खरगोश के पास टैलेंट नहीं था? बहुत टैलेंट, एक्टिव था, हाइपर एक्टिव था शायद। वो क्यों हार गया कछुए से? ओवर कॉन्फिडेंस उसे ले डूबा। उसे इतना ज्यादा विश्वास हो गया था, कछुए की क्या औकात है मेरे आगे। धीरे धीरे चलता है, कितना चल पाता है, एक छलांग लगाई कि मैं तुरंत कर लेता हूं। जब यह मेंटेलिटी बनने लगे तो अलार्मिंग सिग्नल समझने की कोशिश करना। बहुतों के साथ ऐसा होता है, सबसे डेंजरस है। ये टैलेंट बहुतों के पास होता है, सबके पास होता है। और आप जिस फील्ड में हो तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है। एक प्रोजेक्ट अपने अच्छे से कर लिया, कर लेंगे ना, चाहे स्टडी की बात हो, प्रोजेक्ट की बात हो, असाइनमेंट की बात हो, अथवा अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात क्यों ना हो, फैमिली में भी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। जब अपन कॉज की बात करते हैं, क्या कॉजेज हैं इसके पीछे, प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे, हमें जहां तक यही समझ में आता है मुख्यतः। थोड़े बहुत और भी हो सकते हैं, अपन इन्हीं को लेकर के आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप ने अपन ने समझने की कोशिश की थी इसके इफेक्ट्स सही और बुरे दोनों होते हैं। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाती है, होता है। एक इफेक्ट और होता है, हमारा परफॉर्मेंस जो है गिरने लगता है। ग्रेजुअली अपना परफॉर्मेंस जो है, हेल्थ प्रॉब्लम्स बट नेचुरल आने ही लगते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां होने लगती, क्योंकि जब एंजाइटी लेवल उस व्यक्ति की बढ़ेगी तो धीरे धीरे सारी डिजीजेस उसको घेरने लगेंगी। फिर बीपी हाई होने लगेगा, शुगर बढ़ने लगेगी, कोलेस्ट्रॉल की समस्या आने लगेगी, और भी जो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे उसके अनुसार आती हैं, वो सब कुछ घेरने लगेगी। इतना एनालिसिस अपन शायद अच्छे से कर चुके हैं। अब आज बारी है हाउ टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन।
कैसे हम उसे जीते? क्या हम अपना रास्ता किससे ऊपर उठ सके? एक बड़ा सरल सा रास्ता है, जो व्यक्ति उनके कॉजेस को अच्छे से समझ लेगा वो आसानी से कर सकता है। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए वह दो चीजों का वर्णन आता है। एक बाधक कारण और दूसरा साधक कारण। रोड ब्लॉक्स क्या क्या है और सपोर्टिंग रोल अदा करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, इन दोनों का एनालिसिस जो करना सीख लेता है वो हमेशा सक्सेसफुल रहता है। और सभी चीजें इन्हीं दो के इर्द गिर्द घूमती हैं। जब कोई बीमार पड़ता है तो आयुर्वेद के अनुसार अपथ्य और पथ्य, सिर्फ इन दो की बातें होती हैं। आपको सर्दी जुकाम हो गया है, खांसी हो गई है, तो सबसे पहले वैद्य बोलते हैं ये आपके लिए अपथ्य है, खटाई नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, नींबू से बचना है, टमाटर से बचना है। यदि यह कंज्यूम करने लगोगे तो सर्दी खांसी ठीक नहीं होगी, ये ना। अभी मेडिसिन की बात वो नहीं करते, पहले मेडिसिन की बात बाद में आएगी। बोले जिससे वो डिजीज बढ़ रही है उन कारणों से हमें अपने आप को बचाना है। ये क्या कारण कहलाते हैं? बाधक कारण। वैसे आप लोग यूज करते हैं कॉस्ट कटिंग जो होते हैं कंपनीज में, लॉसेस कहाँ हो रहे हैं पहले उसे देखने की कोशिश करता है व्यक्ति। जो अच्छा एनालिस्ट होता है सबसे पहले अपने वीक पॉइंट्स की स्टडी करना शुरू करता है। कहां हम खो रहे हैं, कितना हम खो रहे हैं, किन परिस्थितियों में खो रहे हैं, क्यों हम खो रहे हैं, क्यों लॉसेस हम बियर कर रहे हैं। पहला स्टेप ये होता है। धर्म के अनुसार भी हम दुखी क्यों हैं, उन कारणों को हमें खोजना पड़ता है। यदि जब तक उन कारणों को नहीं खोजें, साधक कारण हम कितने भी अपनाते जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेन कारण जो हमारे लूप होल्स हैं उसे हमें पकड़ना होगा। कितने लोग अपने लूप होल्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं लाइफ में, चाहे वो फिजिकल हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ को लेकर हो, चाहे फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर को हो। बताइए, चाहे आपकी फैमिली हेल्थ को लेकर के हो, चाहे आपकी पेरेंटिंग हेल्थ को लेकर के हो, कितने लोग हैं अपने लूप होल्स को पहले पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो लूप होल, वो शॉर्ट कमिंग्स, वो बाधक कारण, सबसे बड़े बाधक कारण है, वो ही हमें ले डूबते हैं। हम साधक कारण साइमल्टेनियसली कितने भी अपनाते जाए, लेकिन इनसे अपने आप का बचाव ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आता है शास्त्रों में, शायद हमने पहले कभी दिया भी होगा। आप घर की सफाई कितने भी करते चले जाओ, लेकिन धूल मिट्टी कचरा जहां से आ रहा है उन खिड़कियों को बंद ना करो, तो आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। नाव में छिद्र हो गया है, पानी भर चुका है, आप नाव के पानी को उलीच रहे हो, खाली कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। खाली बाद में करना, पहले जो इनफ्लो है, सोर्स है, उसे बंद करना चाहिए। संवर सहित करे तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी, कहते हैं ना, मारा भावना में आप कहते हैं। रोकना, रोकने के लिए पहले हमें यह जानकारी होना चाहिए कि वो आ कहां से रहा है कचरा। इनफ्लो जहां से हो रहा है वह समझना है, यानी जहां से लॉसेस
हो रहे हैं वह समझना है। जहां से हमारी एनर्जी घटते चले जा रही है, जहां से हमारा रोग बढ़ते चले जा रहा है, वो समझने की कोशिश करें। जब तक इस कारण को हम नहीं पकड़ पाएंगे, हम कितनी भी मेहनत करते चले जाएं, कितनी भी जाप करते चले जाएं, खूब सोचते चले जाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे डेंजरस होते हैं बाधक कारण। हर फील्ड में उसे कहा जाता है आश्रव, कहा जाता है जहां से कचरा प्रवेश कर रहा है, जिस छिद्र से नाव में पानी प्रवेश कर रहा है। ऐसे डोर्स जहां से गंदगी आ रही है, ऐसे डोर्स जहां से लॉसेस बढ़ रहा है। तो पहले कॉस्ट कटिंग, अननेसेसरी एक्सपेंसेस कहां हो रहे हैं उसे रोकना बहुत जरूरी है। जो नेसेसरी है उसे तो नहीं रोक सकते, लेकिन अननेसेसरी जो हो रहा है, ऐसे टालम टोल के साथ भी है। तो बाधक कारण क्या है? फिर सेकेंड स्टेप आएगी, साधक कारण कौन से हैं जो हमें सपोर्ट करेंगी। एक तरह से हमें लॉस कम करना है, दूसरी तरफ से हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना है। बिजनेस का जो लॉसेस है उसको कम करना है और अपनी सेल को भी बढ़ाना है। सेल बढ़ाएंगे, इनकम बढ़ेगी। हेल्थ को अच्छी करना है तो पहले हमने अपथ्य से अपने आप को बचाया, सर्दी जुकाम है, खटाई से, मिठाई से। अब अपने आप को मजबूत बनाने के लिए हम मेडिसिन लेंगे, दवाई लेंगे जो हमें सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। अब ये आते हैं साधक कारण। तो इस टालम टोल वाली स्थिति को कैसे हम जीत पाए, एक बड़ा अच्छा तरीका आपको बताते हैं। बड़ा सिंपल सा है। 2 कॉलम बनाओ अपने। फर्स्ट वन, डिस्ट्रैक्शन किससे हो रहा है। दूसरा कॉलम, मोटिवेशन किससे मिलता है जो हमें सपोर्ट कर रहा है। इस तरीके को अपना करके यदि करोगे एनालिसिस, तो बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ पाओगे। कितने लोग ये करते हैं, इस तरीके को अपनाते हैं? नहीं अपनाते। ऑफिस में तो अपनाते होंगे, पार्टली अपनाते होंगे, दूसरों के लिए अपनाते हैं। अब अपन इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। उससे पहले एक बात और आपसे कह देते हैं। यदि हम टालम टोल से बचना चाहते हैं, और भी कोई तरीका बचने का, एक सबसे इफेक्टिव टूल है, आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में सोचना शुरू करो। इस फल का, इस क्रिया का परिणाम क्या होगा। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, इसका फल मुझे क्या मिलेगा। आप मर्डर क्यों नहीं करते किसी का पैसों के लिए? सुपारी क्यों नहीं ले लेते? पूछना चाहते हैं। हाँ? आप बैंक में डाका क्यों नहीं डालते? रातों रात करोड़पति बन जाओगे ना। हाँ? बैंक में क्यों नहीं डाका डालते? कितनी मेहनत क्यों करना है, इतनी सालों साल। सीधे एक बैंक में डाका डाल दो, 500 करोड़ अंदर, जीवन भर के लिए फुर्सत। क्यों नहीं करता व्यक्ति? आप गलत कार्य क्यों नहीं करते? पहले आफ्टर इफेक्ट सोचते हो, इसका फल क्या होगा, इसकी सजा क्या मिलेगी। एक तरीका यह होता है आफ्टर इफेक्ट्स। एक दूसरा तरीका होता है, यदि मैं दूसरा पाथ अपनाऊंगा तो उसमें मुझे आनंद कितना मिलेगा। 2 रास्ते हैं। एक मैं खोऊंगा क्या, एक मैं पाऊंगा क्या। हमारे लिए कहा है, साधुओं के लिए कहा, मुनियों के लिए कहा है, अपने परिणामों को अच्छे बनाने के लिए हमेशा
नरकों के दुखों का चिंतन करना, चारों गतियों के दुखों का चिंतन किया करना, संवेग भावना, शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं। जो व्यक्ति जितनी संवेग भावना भाएगा, उसका राग द्वेष का भाव अपने आप ही कम होता चला जाएगा, उसकी कषाएं अपने आप घटती चली जाएगी, उसका वैराग्य अपने आप बढ़ता चले जाएगा। जगत का है स्वभाव व संवेग वैराग्य अर्थम। संसार का चिंतन करो। चिंतन से अर्थ संसार में रहने वाले वो जीव दुखी क्यों हैं, कितने कष्ट क्यों भोग रहे हैं, इतने परेशान क्यों हैं। इसलिए उन्होंने बहुत पाप किया था, गलत आचरण किया था। और जब जब गलत आचरण किया जाता है, पाप की एक्टिविटी की जाती है, तो उसका फल इस रूप में मिलता है। अब मुझे दुख को नहीं पाना है, मैं नहीं चाहता वैसे कष्ट मुझे मिले, वो पीड़ा वो वेदना मुझे मिले। नरकों के दुखों का वर्णन, पशुओं के दुखों का वर्णन, भूख प्यास से जो बिलख रहे हैं, जीवन भर भागते रहते हैं थोड़ा सा पेट भरने के लिए, फिर भी पेट नहीं भर पाते। वे गरीब लोग कष्ट में डूबे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एक दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी हैंड टू माउथ ही रह जाते हैं। उन्हें ये दुख क्यों मिले? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने गलत आचरण किया था। तो उनके फल को देख करके मेरे मन में भाव आता है कि नहीं, मुझे ये गलत रास्ता नहीं अपनाना। यानी आफ्टर इफेक्ट्स, इसका फल क्या होता है। आप भी अपनी लाइफ में आफ्टर इफेक्ट्स को देखते हो। आप डाका इसलिए नहीं डालते कि पता है इसका फल है जेल में जाना पड़ेगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे इफेक्टिव चीज होती है, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसके आफ्टर इफेक्ट को पहले विजुलाइज करना सीखें। जो पहले विजुलाइज करना सीख लेगा, बिल्कुल वो अपने आप को बचा जाएगा। नहीं कर पाओगे तो फंसता चला जाएगा। हर व्यक्ति गलत कार्य तभी कर लेता है जब उस विजुलाइजेशन को नहीं कर पाता है। अब आप कहोगे कल किसने देखा, है ना? अरे जब सजा मिलेगी मिलेगी, अभी तो एंजॉय कर लो। एक टेंडेंसी ये भी होती है, जब पनिशमेंट मिलेंगे तब देख लेंगे, अभी तो टाल दो। होता आप बच्चों को खूब समझाते हैं, फिर वो गलती कर जाते हैं। आप कहते हैं स्टडी कर, वो टालते रहता है। अरे जब मार पड़ेगी देख लेंगे, अभी तो कर लो। ऐसी हैबिट भी हो जाती है। लेकिन जो सीरियसली इससे ऊपर उठना चाहता है, वो इस रास्ते को अवश्य अपनाएगा। कर सकते हो, अपना सकते हो? सोच पाओगे? नहीं सोच पाओगे। अब यदि हम इसे जीतना चाहते हैं तो पहले हमें यह भी समझना होगा हमारा टालम टोल क्यों हो रहा है। प्रमाद के कारण, डिस्ट्रैक्शन के कॉलम में बनाओ, मेरा डिस्ट्रैक्शन किससे होता है, किस किस से मेरा मन भटक जाता है। मैं सोचता हूं कि कार्य करना है, लेकिन उस टाइम में कुछ दूसरा कार्य करने लगता हूं। तो आपके बाधक कारण आपके डिस्ट्रैक्शन है। कौन सा बाधक कारण होता है, बता सकते? बताइए, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन किससे होता है आपको, जो आपको टालम टोल करने के लिए प्रेरित करता है, ना चाहते हुए टालने लगते हो? क्या है कि परा तुम क्यों टालते हो कभी भी? आज के काम को कल पे क्यों टालते हो? नहीं, इंटरेस्ट तो है, वो वाला फैक्टर हो गया। अब इंटरेस्ट होने के बाद भी आप टाल देते हैं। हम उसकी किसकी बात कर रहे हैं? प्रमाद। अपन ने एक प्रमाद कारण समझा था ना, आलस का कारण। आलस का अर्थ है व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो रहा है दूसरे से। उसे शास्त्रों में बड़ा अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। प्रमाद के 15 भेद बता दिए गए। 15 वेज से वो प्रमाद करता है। क्या कहा? 4 कषाएं,
4 प्रकार की विकथा है ना, गॉसिप में लगा, इधर उधर की बातों में लग गया। अब अपना इंपॉर्टेंट वर्क पे कोई आके बैठ गया, लग गए उससे बतियाने, नहीं है तो विकथा है, आपका एक नोटिफिकेशन आ गया मोबाइल में, क्या आया, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, थोड़ा सा ये वीडियो देख लेते हैं, थोड़ी सी सर्फिंग कर लेते हैं। किससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? शास्त्रों में कहा विकथाओं से व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और उन बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस नहीं, आउट ऑफ सिलेबस से वो डिस्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा होते हैं। उसे मैथ्स की बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता, स्टोरी बुक पढ़ना अच्छा लगेगा, दूसरी बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा, मोबाइल में लगे रहने दिन भर बहुत अच्छा लगेगा। टेलीविज़न है, मोबाइल से जितने भी गैजेट्स हैं, अथवा और भी जो आउट ऑफ सिलेबस है, उससे उसका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। जो नेसेसिटी है उसके लिए मना नहीं किया जा रहा है, फिजिकल वर्कआउट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो पकड़ो आपका डिस्ट्रैक्शन किससे होता था? सबसे अधिक डिस्ट्रैक्शन आज वर्तमान में हो रहा है मोबाइल फोन से हो रहा है। और किससे होता है डिस्ट्रैक्शन, बता सकते हो? वो टेलीविजन, सारे गैजेट्स आ जाएंगे उसमें, टेलीविजन आ जाएगा, मोबाइल जाएगा, लैपटॉप हो जाएगा। और किससे हो रहा है? सोशल मीडिया में भी उसी का पार्ट आ जाएगा। बताइए और किससे होता है डिस्ट्रैक्शन आपका? हाँ हाँ, मूवी, मोबाइल, मनी, सोच रहे, ये कारण है प्रमाद के अंतर्गत आते हैं। अच्छा हाँ, ओवर थिंकिंग, शेख चिल्ली के, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हाँ, शेख चिल्ली हो जाना। हाँ, करते करते वो असाइनमेंट करते करते, पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर के लिए बैठता है, हाँ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वहां पहुंच जाते, एक नई दुनिया में पहुंच जाता है, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। हाँ, अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, वो हो जाता है ओवर थिंकिंग। ख्याली पुलाव, हाँ, हवा महल बनाना जिसे कहा जाता है। 30,000 फीट लेवल में, क्या बोलते उसे, उसमें रहना, हवा में रहना, हाँ? ग्राउंड में न रह करके एकदम हवा में उड़ते रहना, इधर इधर की। तो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से उसका डिस्ट्रैक्शन होता है। दूसरा प्रमाद आता है उसकी बॉडी को लेकर के, आलस आ रहा है, शक्ति नहीं है, अथवा ज्यादा निद्रा लेना, ज्यादा आराम प्रिय होना, ज्यादा सुविधाओं में डूबना। शास्त्रों में कहा पंच इंद्रिय के विषयों में जो आसक्त रहता है वो भी प्रमाद के हैं। इन्हें बहुत ज्यादा लालच रहना, बहुत ज्यादा इधर उधर भागने के लिए मन ललचाते रहना, उसका से भी उसका डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी फ्रेंडशिप होना है, ऐसे फ्रेंड्स आ जाएंगे, उसी में लग जाएगा, घूमने के लिए चला जाएगा, ये कार्य करने लगेगा, वो करने लगेगा, होते हैं ना ऐसे डिस्ट्रैक्शन। अब एक ये हो गई मन की बात। अब दूसरी बात आ रही शरीर की। शरीर में शक्ति नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो आलस आने लगता है, जल्दी थकान होने लगती है, तो व्यक्ति कार्य छोड़ देता है, होता है। इनसे यदि ऊपर उठना है तो क्या करना होगा? अब अपन डिस्ट्रैक्शन की कॉलम एक कॉलम और बना लेते हैं। हमारे जो है मोटिवेशन जो एकदम डल होने लगता है, ये भी हमें पीछे लेकर के चले जाता है, ढकेल देता है। एक बात जैसे अपन ने डिस्कस की, डिफिकल्ट टास्क, कठिन है कार्य बहुत, इस कारण में। अब एक एक हमने कॉलम में जो रीजन फाइंड आउट किए, अब एक एक रीजन की सॉल्यूशन में फाइंड आउट करना है।
वो अपन ने समझा कि कार्य बहुत डिफिकल्ट है, तो क्या करें? डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट्स। पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते, एक चैप्टर तो पढ़ सकते हो। पढ़ सकते हो कि नहीं? सेट रियलिस्टिक गोल्स, अचीवेबल गोल्स। कई बार जोश में आकर के व्यक्ति गोल बहुत बड़े सेट कर लेता है, क्षमता से बड़े गोल सेट कर लेता है। थोड़े समय के पश्चात अब वह छोड़ने का भाव करने लगता है। रियलिस्टिक गोल, उसे सेट करना सीखो। बिल्कुल। अब हम बात करें, रियलिस्टिक गोल सेट कर लिया, बहुत बड़ा है, उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना सीखो, छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड करना सीखो। और एक चैप्टर आपने अच्छे से अचीव कर लिया तो उसे सेलिब्रेट करना सीखो, अपना उत्साह बढ़ाने के लिए। दो बहुत अच्छी चीजें हैं, सेल्फ रिवार्ड एंड सेल्फ पनिशमेंट। यदि हम अपने टारगेट को मीट कर रहे हैं तो अपने आप को रिवार्ड देना सीखो, और यदि हम अपने टारगेट को, शॉर्ट टर्म टारगेट को मीट नहीं कर पा रहे हैं तो सेल्फ पनिशमेंट देना सीखो। एक बहुत अच्छी घटना बताते हैं। जब हम स्कूल में थे, जिन टीचर से हम पढ़ते थे कोचिंग, टीचर की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। वो अपनी टेबल में एक टाइम टेबल हमेशा लगा करके रखते थे, एक नहीं, दो नहीं, 3 टाइम टेबल, और फ्रिक्वेंटली इस टाइम टेबल को चेंज करते रहते थे। एक एनुअल टाइम टेबल उन्होंने बना करके रखा था, जैन मंथ में ये करना है, फेब में, मार्च में, अप्रैल, मई, जून में। फिर एक दूसरा टाइम टेबल उनका वीकली टाइम टेबल था, इस वीक में मुझे ये करना है। और एक तीसरा टाइम टेबल उनका डेली का चेंज होने वाला था। जब उनसे पूछा कि आप ये टाइम टेबल बनाते हैं, उसे लिख करके सामने क्यों लगा देते हो? बोले, जब जब मैं इसे देखता हूं तो मुझे तुरंत याद आ जाता है, एक प्रेरणा मिलती है। कई बार सबके साथ ऐसा होता है, आप सोच लेते हो लेकिन थोड़े समय बाद भूल जाते हो। प्राय सबके साथ होता है। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू की लिस्ट बनाना सीखो। हमारे साथ, सबके साथ प्रॉब्लम है कि हम माइंड में ही बना लेते हैं। हमने सोच लिया, नहीं, उसे लिखना सीखें। हम क्या मुझे करना है, इस मंथ का मेरा टारगेट क्या है, इस वीक का मेरा टारगेट क्या है, और आज का टारगेट क्या है। कितने लोग ये रूटीन मेंटेन करते हैं? व्हाट टू डू नहीं, राइट डाउन की बात कर रहे हैं, माइंड की नहीं बात कर रहे हैं। लिख करके अपने सामने, हार्ड कॉपी में अथवा मोबाइल में भी लिख सकते हैं। ऑफिशियल वर्क को करते नहीं, करना पड़ता है, डेडलाइन मीट करना है, आप जिस पोस्ट पे हो सबसे काम निकलवाना है, इसका करना पड़ता है। ये बहुत अच्छी बात है। बाकी अन्य फील्ड में नहीं करते। बनाते ना व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू लिस्ट, नहीं बनाते। सुना तो है कंसेप्ट, व्हाट टू डू लिस्ट एंड नॉट, व्हाट नॉट टू डू, डूज एंड डोंट्स। पर फॉलो कितने लोग करते हैं इसको? तो जो व्हाट टू डू की लिस्ट में जो हमने अचीव किया, जब डेली अथवा वीकली, उस अचीवमेंट के बाद अपने आप को रिवार्ड्स देना सीखें। वो रिवार्ड छोटा सा भी क्यों ना हो, जो आपको अच्छा लगता है, हाफ एन आवर, 1 आवर के लिए अपन वो काम करेंगे। कुछ खाना अच्छा लगता है वो खा लेंगे,
घूमना अच्छा लगता है, वहाँ चले जाएंगे, मूवी जाना है मूवी चले जाएंगे, स्वीट्स खाना है स्वीट्स खाएंगे, पार्टी करने हैं पढ़ने हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अचीव नहीं करने पर सेल्फ पनिशमेंट। कितने लोग अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट देते हैं नहीं करने पर? कोई देता है? अपने आप को पनिश करते हो? देखो, जैसे ही हम अपने आप को पनिश करने की आदत डाल लेंगे ना, फिर हम हमेशा अलर्ट हो जाएंगे। क्योंकि इस टालमटोल को जीतने के लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जो व्यक्ति हमेशा अलर्ट रहता है, जागृत रहता है, माइंडफुल रहता है, वही इससे बच सकता है। और सेल्फ पनिशमेंट एक ऐसा रास्ता है, वो हमारी अलर्टनेस बहुत बढ़ाता है। अब ये सेल्फ पनिशमेंट की बात तब आएगी जब हमने सोचा होगा कि मुझे आज ये करना था, मैंने नहीं कर पाया। और जो सोचेगा ही नहीं, वो तो पनिशमेंट की बात ही नहीं आएगी। अब देखना हम लोगों के रास्ते में, मोक्ष मार्ग में भी, उन्हीं के लिए भी क्या कहा गया। हम लोगों का जो रास्ता है, जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज है, बहुत अच्छे से इससे मैच करती है। डेली हमें 3 बार अपने आप को एनालाइज करना पड़ता है, सुबह दोपहर शाम को। अपने दिन भर की नहीं, इतने घंटों की एक्टिविटीज को एनालाइज करो, और जो तुम नहीं कर पाए हो, तुम मिस्टेक किए, तो उसके लिए प्रतिक्रमण करो। गुरु कहते नहीं, करना ही है सेल्फ। और यदि हमसे मिस्टेक हो गई है तो तुरंत कायस्तर करो, प्रायश्चित स्वरूप। पनिशमेंट, मुनि की हर साधना में पनिशमेंट, सेल्फ पनिशमेंट छिपी हुई है। तो सेल्फ पनिशमेंट एक ऐसा टूल है जो व्यक्ति को हमेशा बहुत जागृत कर देगा। यदि नहीं करते तो उसे अपनाना शुरू करो। स्वयं इसके लिए अपने गोल सेट करो, और नहीं करने पर 50% अचीव करने पर अथवा 50% लैक रहेगा तो इतना पनिशमेंट, 20% लैक रहेगा तो इतना पनिशमेंट, और 100% लैक रहने पर इतना पनिशमेंट। महाराज जी कायोत्सर्ग करते हैं तो भगवान का नाम ले रहे पंच परमेश्वर, उसको पनिशमेंट क्यों कहते हैं फिर? भगवान का नाम नहीं लिया जा रहा है। किसने कहा कायोत्सर्ग में भगवान का नाम लिया जाता है? कायोत्सर्ग में तो काय से ममता का त्याग किया जाता है, सजा दी जाती है। कुछ नहीं करना है, बैठे हूं मैं एकदम, समझ रहे हो? तो 2 चीजें हैं, एक से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और दूसरे से हमारी जागृति बढ़ेगी। जब हम छोटा सा भी टारगेट अचीव कर लें तो सेलिब्रेट करें, उत्साह बढ़ेगा आपका। और नहीं करने पर सजा स्वयं को देना सीखें। बहुत सारी आपकी कमियां जो है दूर हो जाएगी। कई बार ऐसे लगने लगता है, अब हमारा उत्साह एकदम डाउन होने लगे, अपने आप को रिचार्ज करने के लिए सबसे अच्छी बात है, ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर दो जो हमेशा पॉजिटिवली भरे हुए होते हैं। ऐसी कंपनी देखना शुरू करो जो कभी थकते नहीं है, हमेशा लगे रहते हैं, चेहरे में मुस्कुराहट उनके हमेशा बनी रहती है, कभी उन्हें टेंशन आता ही नहीं, कितना भी वर्कलोड क्यों ना हो, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। यदि ऐसे लोगों के साथ आप रहना शुरू कर दो, उनके साथ मिलना जुलना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो, अलग ही एक मोटिवेशन आपको मिलेगा। आपकी कंपनी कैसी है, संगति कैसी रहती है, बतलाइए। कैसी रहती है? ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो आपको एक प्रेरणा देते हैं, अच्छी प्रेरणा देते हैं। मुनियों के लिए कहा, हम लोगों के लिए है, साधु के लिए कहा है, ऐसे साधुओं के साथ रहें जो आपसे अधिक गुणवान हैं। यदि अपनी साधना बढ़ाना चाहते हो, अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, देखिए अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं सभी लोग, लेकिन हमेशा एक जैसा फेज नहीं रहता है, हमेशा एक जैसी एनर्जी नहीं रहती है।
हमेशा एक जैसी विशुद्धि नहीं रहती है, अप एंड डाउन उसमें भी आते रहते हैं। ऐसे ही आप लोगों के साथ भी है। जिस प्रोजेक्ट को आप कर रहे हो, जिस फैमिली में आप रह रहे हो, जिस कंपनी में आप हो, जिनके साथ हो, एक जैसा कभी नहीं रहेगा। जब जब हमें महसूस होने लगे कि नहीं अच्छा सा नहीं लग रहा है, सब कुछ छोड़ करके सिर्फ उन्हें देखने लगो, उनकी हर एक्टिविटी को समझने लगो, एक बूस्ट अप आपको मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो गेन होती है मेडिटेशन से। जो व्यक्ति मेडिटेशन करना सीख लेता है अथवा मेडिटेशन रेगुलरली करने लगता है, वो हमेशा एनर्जेटिक बना रहता है, वो हमेशा अलर्ट रहता है, वो हमेशा उत्साह से भरा रहता है, वो हमेशा इधर उधर के कार्यों से अपने आप को बचा करके चलता है। तो एक हैबिट डालो थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, 5 to 10 मिनट्स के लिए टाइम निकालें दिन भर में नहीं बल्कि मॉर्निंग में निकालोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ध्यान करें, मेडिटेशन करें, जिससे आपको एनर्जी मिल सकती है। वो थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा योगासन, और माइंड के लिए अच्छे थॉट्स को सुने, अच्छे विचारों को सुने, और वो प्रैक्टिस अपने भीतर लाने की कोशिश करें। इसका इफेक्ट आप अपने लाइफ में देखना, ड्रास्टिक चेंज आप स्वयं महसूस करोगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? क्या करना है? तो जहां जहां से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, उस कॉलम को बदलने के लिए उसका सॉल्यूशन हमें देखना है। तो प्रमाद से ऊपर उठने के लिए, शारीरिक प्रमाद से ऊपर उठने के लिए उस प्रकार की डाइट वगैरह लेना है, प्राणायाम, योगासन। मन के प्रमाद को जीतने के लिए मेडिटेशन, अलर्टनेस। फिजिकल एक्टिविटी से अपने आप को जोड़ने के लिए सेल्फ रिवार्ड और सेल्फ पनिशमेंट। और आफ्टर इफेक्ट को सोचना है। ये कुछ सॉल्यूशन है। और डिवाइड योर वर्क टू स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। और छोटे छोटे पार्ट्स के बाद छोटा भी अचीवमेंट होता है तो उसे बड़े अच्छे से शेयर करो दूसरे से। और जब डिमोटिवेट होने लगे तो ऐसे व्यक्ति का आश्रय लो जो हमेशा मोटिवेट बना रहता है, चार्ज रहता है, उसका आश्रय लो। उससे गाइडेंस लेना सीखो, उससे पूछना सीखो। तब आप इसका परिणाम अपने जीवन में बहुत अच्छे से देख पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप का अध्ययन। हम कब कब, कहाँ कहाँ, किन किन परिस्थितियों में क्यों क्यों टालते हैं, उन कारण को स्वयं को खोजना पड़ेगा। जब तक हम प्रॉपरली डायग्नोस नहीं कर पाएंगे तब तक हम रेमेडीज भी नहीं यूज में ला सकते हैं। कोई डाउट है? कुछ पूछना है? नहीं? बताइए। हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा? करना बहुत कुछ है, करते नहीं हो कुछ। हाँ, यानी अपनी लाइफ को आप सीरियसली लेते ही नहीं। सबकी कदर है, अपनी कदर नहीं है। सबकी पहचान है, अपनी पहचान नहीं है। सबकी कीमत जानते हो, अपनी कीमत नहीं जानते। ऐसे ही लगता है। अपने टाइम की कीमत नहीं जानते हो, अपने आप की कीमत नहीं जानते हो। तभी तो व्यक्ति गलत रास्ते को अपना रहा है। कुछ पूछना तो नहीं हो रहा? अच्छा, समझ में आ गया कि नहीं? कोशिश करो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाने की। बोलिए। अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं? अभी थोड़ा ऐसे से रिलेट पूछ ले, फिर बाद में अपना रिलेटेड पूछ ले, बाद में तो अलग क्वेश्चन अलग ही कर लेंगे अपन ना।
तो टालम टोल तो नहीं रहेगा वो आपकी लाइफ में, कि रहेगा? महाराज जी आप सुनाओ, सुनने में तो अच्छा लगता है, फिर हम नहीं बदलेंगे। उस फेस से निकलने की कोशिश करो। हाँ, अब कुछ चीजें ऐसी होती, बोले सेल्फ पनिशमेंट, हमें समझ में नहीं आता हम कितना पनिशमेंट लें। नहीं है, कैसे नहीं समझ में आता? सेल्फ पनिशमेंट तब कारगर सिद्ध होगा, इसका तरीका बता देते हैं, जो आपको सबसे अच्छा लगता है वही पनिश करना अपने आप को, बस उससे दूर रहना, तो कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने काम नहीं किया, आज नमक नहीं खाऊंगा, बिना नमक का भोजन करूंगा, खाए तो जाएगा नहीं आपसे, अगले दिन से लाइन पे आ जाएगी गाड़ी। जो सबसे डिफिकल्ट टास्क लगता है वह वैसा पनिशमेंट देना अपने आप को, तभी बचा पाओगे। नहीं तो आप बोलेंगे हाँ आज मेरा सेल्फ पनिशमेंट है, आज मैं मेथी नहीं खाऊंगा, करेला नहीं खाऊंगा, वैसे नहीं खाते थे तुम। ये पनिशमेंट है कि रिवार्ड दे रहे हो? तो पनिशमेंट को पनिशमेंट की भांति ही लेना, रिवार्ड से मत ले लेना, नहीं तो यहाँ भी मायाचारी कर जाते हैं लोग। मायाचारी करोगे तो अपने आप को ही ठगोगे। ठीक है, हाँ। नमस्ते माया जी। माया जी, एक और आपने बताया कि ओवर कॉन्फिडेंस जो आ जाता है, मतलब जैसे हाँ, बच्चों में भी हमने देखा है, जैसे मतलब जयेश की बात कर रहे हैं, तो उसको लग रहा है कि मैंने 3 दिन पढ़ाई करी, मेरे इतने अच्छा ये परसेंटेज आ गया, तो मुझे क्यों आप हमेशा बोलते हो तो ले आऊंगा, या मान लो ट्रेन पकड़नी है, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने पिछली बार तो 15 मिनट पकड़ ली थी ना, क्यों मुझे पहले जाना है, तो वो एक अलग से अंदर है ना, एक वो और कॉन्फिडेंस पैदा हो जा रहा है। नहीं, जब उस ये स्थिति को कैसे ट्रैक पे आने लगे, इसका मतलब है वो गिरने वाला व्यक्ति। वो खरगोश तभी हारा था, ऐसा नहीं कैपेबल नहीं था वो उसी के कारण हारा था। हम एक बार कोई अचीवमेंट कर लेते और उसके बाद हम नहीं, यदि हमारे पास वो एनर्जी, हमारे पास वो टैलेंट है, तो और अच्छे से उसमें फाइननेस लेकर के आओ ना। ठीक है 3 दिन में कर सकता है वो, लेकिन 3 दिन में 100% तो उसने अचीव नहीं कर पाया ना, टारगेट ही छोटा सेट कर। हाँ, तो फिर ये तो गलत चीज हो गई। तो अपनी कैपेबिलिटी से आप अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हो? जब कैपेबिलिटी ज्यादा है तो टारगेट भी बड़ा बनाओ। तो उसको इसलिए मोटिवेट करो कि नहीं, तुम्हारी कैपेबिलिटी बहुत है, यदि तुम 3 से 30 डेज करोगे तो तुम एकदम टॉप पे आ जाओगे। पासिंग मार्क्स की बात नहीं चल रही है, जीवन को पास नहीं करना है, जीवन को कुछ अच्छा बनाना है। यदि इस तरीके से करोगे तो होगा। ठीक है, चल इतना ही रखते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।